देखिए बताए थे आप लोग को पुरातात्विक स्रोत में कि पुरातात्विक स्रोत में आपके सिक्के, स्थापत्य, स्थापत्य मतलब जिसको हम लोग स्थापित किए गए, जैसे भवन निर्माण कला, ठीक है। उसके बाद इस काल में बहुत सारा स्मारक भी हुआ, जिसमें से आपको किताब में मिलेगा पढ़ने को कि दक्षिण राजाओं के मंदिर, मतलब कि उनके द्वारा बहुत सारा मंदिरों को बनाया गया, जो उसमें से आप लोग को देखने मिलेगा वहाँ का चित्रकारी, वहाँ का वास्तुकला, मूर्ति कला, ये सब के बारे में देखने को मिलेगा। ये सभी आपका आ जाएंगे पुरातात्विक स्रोत में, समझ में आया। साहित्यिक स्रोत में जहाँ से कागज उगज बनना शुरू हुआ, जहाँ से लोग किताबें पढ़ना शुरू कर दिए, जहाँ से लोग इतिहास के बारे में जानना शुरू कर दिए, जहाँ से लिखना पढ़ना शुरू हो गया, समझाया। तो ये साहित्यिक स्रोत में आता है। जब साहित्यिक स्रोत में और भी क्या है कि जब पांडुलिपि तैयार होता था, पांडुलिपि का मतलब जानते हैं, जो हाथ से जो लिखा जाता था, जो लिपि को हाथ से लिखा जाता था उसको पांडुलिपि कहा जाता था। और उस टाइम के जो लिपि होता था उसको पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था। अभी जो हम लोग लिपि लिखते हैं वह देवनागरी लिपि होता है। कौन सा लिपि? देवनागरी लिपि, समझ में आया। हाँ, तो क्या होता था, पांडुलिपियों को पांडुलिपियों को क्या किया जाता था, अभिलेखागार और पुस्तकालय में क्या करता था, मतलब किया जाता था, उसको संग्रह किया जाता था। संग्रह मतलब जान रहे हो, उसको सुरक्षित रखा जाता था ताकि आने वाले दिनों में आने वाले लोग, आने वाले मनुष्य उस चीज़ को पढ़ के समझ सके कि हमारा इतिहास क्या था, है कि नहीं। साहित्यिक स्रोत उस ज़माने में मध्यकाल में किस तरह से लोग रहते थे, कैसे उनका विकास हुआ, किस तरह से आगे बढ़े, समझ में आया। कि अभी क्या है ना कि अभी हम लोग को अगर किसी तरह का, अभी मान लो कि इसको हमको सेम टू सेम लिखना है, तो अभी क्या करते हैं हम लोग, जेरोक्स मशीन में जाते हैं, इसको डालते हैं और सेम टू सेम हमको निकाल के दे देता है। लेकिन पहले क्या होता था कि अगर वैसी चीज़ को हमको 10 जगह डिवाइड करना है तो उसको 10 पन्ना लिखना पड़ता था सेम हाथ से। तो उस सिस्टम को नकल नवीशी कहा जाता था। क्या? नकल नवीशी। अभी हम लोग भाषा में उसको कॉपी पेस्ट कहते हैं ना, जो मशीन में डालो, कॉपी करो, पेस्ट निकल जाएगा, जैसे सेम टू सेम निकल जाएगा, निकलता है ना। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले नकल नवीशी चलता था। तो जिसके कारण से क्या होता था कि जैसे मान लो कि कुछ लोग यहाँ पे साहित्यिक लिखे, ऐसे करके लिखे साहित्यिक, फिर अगला पन्ना में क्या होता था कि ये जो आकार है वो छूट गया, क्योंकि कॉपी करने में थोड़ा देख देख के लिखने में थोड़ा सा गलत तो हो ही जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, गलत हो ही जाता था। प्रतिलिपि का मतलब उसका हर एक पेज को लोग पढ़ते थे, इसलिए ताकि कोई पहला प्रतिलिपि में कुछ और लिखा होगा, उसी को देख के दूसरा प्रतिलिपि में शायद उसके जगह कुछ और लिखा गया होगा, तो उसके हिसाब से उसको पूरा प्रतिलिपि को पढ़ना पड़ता था। जितना पन्ना वह लिखते थे सभी पन्ना को उसको पढ़ना पड़ता था। अगर 10 जगह को किताब, अगर 10 जगह एक बुक बांट रहे तो 10 किताब को उसको पढ़ना पड़ता था। क्यों? ताकि अगर वर्ड में हेर फेर ना हो जाए, सेंटेंस इधर उधर ना हो जाए, समझ में आया। तो वृत्तांत मतलब बुक्स, वृत्तांत का मतलब बुक्स। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अपना एक अलग अलग किताब लिखा, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकार हुए जिसका नाम था अल बेरूनी, जियाउद्दीन बर्नी, है कि नहीं, हसन निजामी। कौन कौन था, ध्यान दोगे इधर, ठीक है। पहला था आपका जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी। फिर दूसरा इतिहासकार था हसन निजामी। कौन था जी? हसन निजामी। तीसरा आपका आ गया अल बेरूनी, अल बेरूनी। चौथा आ गया आपका अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक कवि भी थे और लेखक भी थे और एक हिंदी राइटर भी थे। पांचवा आपका आ गया मिन्हाज उस सिराज, है कि नहीं। और भी बहुत सारे ऐसे, है कि नहीं, और भी ऐसे बहुत सारे इतिहासकार थे। ये सभी इतिहासकार थे। कौन थे? इतिहासकार। जो क्या हुआ, इसने सब अपना अपना एक बुक लिखा। जियाउद्दीन बर्नी का कुछ अपना बुक था, हसन निजामी का कुछ अपना बुक था, अल बेरूनी का अपना बुक था, अमीर खुसरो कुछ अलग लिखे थे, मिन्हाज उस सिराज कुछ अलग लिखे थे।
तो ये सभी किताब में क्या था, इतिहास के बारे में जानकारियां जो दी गई थी वह सब क्या था, अलग अलग था। समझ में आया? आए तो ये जो डिफरेंस नजर आया वो साहित्यिक स्रोत में ही नजर आया, और वहां से जो फिर विकास की ओर जैसे जैसे लोग डेवलप करते गए, जैसे जैसे लोगों को ज्ञान बढ़ा, वैसे वैसे विकास की ओर चलता गया। अलग अलग नहीं लिखा, सबका एक अपना अपना बुक लिखा, सब ने अपना मत दिया इतिहास के बारे में। तो कोई अपना बुक का नाम अलग दे दिया, तो उसमें कुछ इतिहास के बारे में कुछ अलग चीज़ बताया, इसने कुछ अलग किताब लिखा और उसमें कुछ अलग नॉलेज दिया। अल-बेरूनी कुछ अलग लिखे, उसमें कुछ अलग डिफरेंस बताए। अमीर खुसरो कुछ अलग लिखे कविता के माध्यम से, तो उसने कुछ अलग मत निकाल दिया, लोग अलग सिखाए, अलग बताए। मिनाज-उस-सिराज कुछ अलग किताब लिखे, है कि नहीं? तो इस तरह से ये सारे लोग, ये सारे इतिहासकारों ने इतिहास के बारे में, मध्यकाल के बारे में, मध्यकाल के भारत के बारे में सभी ने अपना अपना एक अलग मत दिया। समझ में आया? जो कि इन लोग की किताब में है। आप लोग पढ़ोगे तो और अच्छे से जान पाओगे कि एक्चुअली में हमारा भारत मध्यकाल में कैसा था। नाम था चचनामा। क्या था? चचनामा एक बुक का नाम था, जिसमें क्या था कि अरबों के सिंध विजय की जानकारी मिलता है। इसमें क्या था? अरबों के सिंध विजय की जानकारी मिलता है। जो अरबी लोग जो था ना, उनके बारे में इस किताब में क्या किया गया, लिखा गया। और उस लेखक का नाम पता नहीं, अज्ञात लेखक, उसका कोई ज्ञात नहीं कि कौन ही चचनामा लिखा गया था। हाँ, एक इतिहासकार नहीं कह सकते, एक लेखक कह सकते हैं। तो जिसने अरबी सिंध के बारे में, अरबी लोग जो था उनका जो विजय था कैसे हासिल हुआ, उसके बारे में चचनामा बुक में डिस्क्राइब किया गया। हाँ हाँ हाँ, बस बस समझ में आया? तो सभी का एक अपना अपना बुक का नाम है, जो कि आप लोग के किताब में है। आप लोग एक बार किताब को देखोगे तो समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब आता है इसमें से जो सभी, देखिए सभी लोग क्या थे, सभी लोगों का एक अपना मुख्य किरदार था। तो कुछ लोगों ने कुछ कम बताया तो उनके बारे में कुछ कम लिखा गया, किसी ने ज़्यादा बताया तो उसके बारे में ज़्यादा लिखा गया। तो जिसमें से आपका अल-बेरूनी, इसके बारे में भी बताया गया है, और अमीर खुसरो के बारे में बताया गया है, जो कि क्या थे, मध्यकाल के सबसे फेमस इतिहासकार थे ये दोनों। आप लोग अमीर खुसरो, एक कविता होगा आप लोग का 7 क्लास में, अमीर खुसरो के बारे में है। हाँ, तो एक कवि भी थे और एक इतिहासकार भी थे। समझ में आया? तो आप लोग की किताब में है अमीर खुसरो के बारे में, उसने, है कि नहीं? इसके बारे में अभी थोड़ा सा पढ़ते हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत?